तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हक आपका। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर ट्रायल बैलेंस की। ट्रायल बैलेंस मतलब आपका जिसको हिंदी में कहते हैं तलपट। तलपट की जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी को लेकर आज आपके सामने हाजिर हैं। और आपकी थ्योरी देखिए आपने किसी ने कमेंट किया था आप में से कि थ्योरी भी कराइए। तो ये कुछ चैप्टर ऐसे हैं जैसे आपका जर्नल था, जर्नल में जितनी भी थ्योरी थी मैं शुरू में ही बता देता हूँ, जितनी भी इम्पोर्टेंट थ्योरी है। ट्रायल बैलेंस में मैं आपको पहले ही बता दूँगा जितनी भी ट्रायल बैलेंस से थ्योरी बनती है, उसके बाद जितने भी क्वेश्चन्स होंगे वो सब मैं आपको कराऊँगा। तो आप निश्चिंत होके रहिए, जिस चैप्टर में जितनी भी थ्योरी होगी ज़रूरी मैं उतनी थ्योरी करा दूँगा। आगे जाकर देखिए अभी अकाउंटेंसी चल रही है आपकी, आगे जाकर जब आपका बिज़नेस होगा, इकोनॉमिक्स होगा, ऑडिटिंग होगा, तो उसमें एक आपको थ्योरी थ्योरी पोर्शन ही मिलने वाला है। न्यूमेरिकल भी पोर्शन होगा, ये ना सोचे थ्योरी होगा तो थ्योरी ही आपको कराएँगे। तो शुरू करते हैं आज की सेशन को और मानते हैं कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने से किसी का कोई लॉस नहीं है, बल्कि कॉमर्स कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग होती है। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कुछ किसी भी क्वेश्चंस को करने से पहले, पहले देखेंगे आखिर ट्रायल बैलेंस का मीनिंग होता क्या है? तो ट्रायल बैलेंस तलपट कहते हैं जिसको, ये होता है एक स्टेटमेंट। Trial balance is a statement prepared with the debit and credit balance of ledger accounts। और ये तैयार किससे किया जाता है? जो डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं लेजर अकाउंट्स के। और क्यों? टू टेस्ट अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स। जो आपने बुक्स बनाई हैं उनकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए तलपट बनाया जाता है। ट्रायल बैलेंस क्यों बनाया जाता है? ताकि अर्थमेटिकल एक्यूरेसी की जांच किया जा सके। अर्थमेटिकल मतलब जितने भी अंक गणितीय सटीकता है उसका परीक्षण किया जा सके, इसलिए हम तलपट को बनाते हैं। तो ट्रायल बैलेंस कह दो या तलपट कह दो, ये एक विवरण होता है। और ये किसने कहा था? ये कहा था J.R. बॉटली बॉय ने। कार्टर ने क्या कहा है ट्रायल बैलेंस को? ट्रायल बैलेंस बही से निकाले गए डेबिट और क्रेडिट से जो शेषों की सूची है। जो डेबिट और क्रेडिट शेष होते हैं उनकी क्या है? ये एक सूची है। इसमें कैश बुक से निकाले गए नगद और बैंक शेष भी शामिल किए जाते हैं। ये ना सोचे कि इसमें कैश या बैंक को शामिल नहीं किया जाता, बैंक और कैश भी इसमें शामिल किया जाता है। तो ये तो था ट्रायल बैलेंस का मीनिंग। थोड़ा और मीनिंग आप देख सकते हैं कि ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट जिसमें क्या होते हैं, यहाँ पर मेंशन होते हैं आपके कैश बुक और लेजर के जितने भी अकाउंट्स होते हैं उन सभी के बैलेंसेस। ये भी आपको याद रखना है कि यहाँ पर जब ये आगे आगे पढ़ लेते हैं। क्या है? ट्रायल बैलेंस इज अ प्रिपेयर्ड आफ्टर द पोस्टिंग जर्नल। जब आप जर्नल एंट्रीज को लेजर में पोस्टिंग कर देते हैं तो उसके बाद ये ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। The balance of an account is difference between the total of debit entry and total of the credit entry in the account। अब बैलेंस क्या होगा? बैलेंस होगा आपका डेबिट और क्रेडिट दोनों का जो डिफरेंस है उसको हम बैलेंस यहाँ पर बोलते हैं। यदि आपका डेबिट एंट्री ज्यादा होती हैं, यदि डेबिट एंट्री ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास डेबिट बैलेंस होगा। डेबिट एंट्री ज्यादा है तो इसको बोलेंगे डेबिट बैलेंस। क्या कहा जाएगा इसको? डेबिट बैलेंस कहा जाएगा। यदि आपके पास क्या है? डेबिट एंट्रीज ज़्यादा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? डेबिट बैलेंस। और अगर क्रेडिट एंट्री ज़्यादा है लाइकवाइज़, तो आपका वो क्रेडिट बैलेंस होगा। कहने का मीन्स ये है, जब आप अकाउंट्स बना रहे हैं, एक साइड डेबिट होगी, एक साइड क्रेडिट होगी। जो साइड भी ज़्यादा आएगी, वही क्या कहलाएगा? डेबिट साइड ज़्यादा होगी, तो डेबिट बैलेंस कहलाएगा। क्रेडिट साइड ज़्यादा होगी, तो क्रेडिट बैलेंस कहलाएगा। तो यहाँ तक तो बात हुई केवल किसकी? कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है। और इसमें थ्योरी में जो पूछ लिया जाता है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ ली जाती हैं। तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या इंपॉर्टेंट है। तो पहली बात तो ये ट्रायल बैलेंस क्या होता है? लिस्ट ऑफ बैलेंसेस। ये क्या है? बैलेंस की लिस्ट है। और वो बैलेंस किसके होते हैं? लेजर अकाउंट्स के और कैश बुक के। तो कैश बुक और लेजर अकाउंट के जितने भी बैलेंस होते हैं उनकी ये लिस्ट होता है। ये इसकी क्या है? फीचर्स है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये इसकी विशेषता है। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, ये आपको याद रखना है।
क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है। आपको क्या बताया गया है? आपको ध्यान रखना है क्या कि डबल एंट्री सिस्टम जो होता है बुक कीपिंग का, उसका ये पार्ट नहीं होता है, ये उसका पार्ट नहीं होता है। इट इज द आउटकम्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ द बुक कीपिंग एंड इट्स वर्किंग प्रॉपर। अगर आपने प्रॉपर वर्किंग की है तो ये तो उसकी एक आउटपुट होती है। ये पार्ट नहीं होता है डबल एंट्री सिस्टम का। इट कैन बी प्रिपेयर्ड ऑन एनी डेट बाय द बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट। ये किसी भी डेट को बनाया जा सकता है। तो ये आपको इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखनी है, जिसको विशेषताएं भी कहते हैं। तो क्या विशेषता थी इसमें आपको हिंदी में भी दिया हुआ है। साथ ही जो थोड़ी थ्योरी जरूरी है वो ये है, इसकी कुछ आपकी इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आपको याद रखनी है। तो वो इम्पोर्टेंट बातें क्या है जो आपको याद रखनी है? देखिए, सबसे पहले जो है वो है आपका ट्रायल बैलेंस बनाते हुए कि खाता बही की अंकगणितीय शुद्धता को सुनिश्चित करता है। इसके उद्देश्य और कार्य। तो कार्य क्या है? अर्थमेटिकल मतलब अंकगणितीय शुद्धता जो होगी उसको ये सुनिश्चित करेगा। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को बताएगा बस। ट्रायल बैलेंस यह स्थापित करने में सक्षम बनाता है कि पोस्टिंग और अन्य लेखांकन प्रक्रिया अंकगणितीय त्रुटि के बिना की गई हैं या नहीं, ये बताता है। दूसरा है आपका कि अंतिम खाते जो तैयार करने में ये सहायता करता है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस खाता बही और शेष की नकदी बैंक सूची है, वह वित्तीय विवरण अर्थात अंतिम खाते तैयार करने का आधार दस्तावेज है। ट्रायल बैलेंस में राजस्व, व्यय, ट्रेडिंग और लाभानी खाते में स्थानांतरित किए जाते हैं, जबकि संपत्ति, देयता और पूंजी खाते बैलेंस शीट में स्थानांतरित किए जाते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं तो ये आपको बताएगा कि अरिथमेटिकल एक्यूरेसी है या नहीं। अगर नहीं है तो ये चीजें फिर आपके यहाँ से जो जितने एक्सपेंसेस होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, और जितनी आपकी देयता या लाइबिलिटी और एसेट होती हैं वो आपकी बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर दी जाती हैं। नेक्स्ट है कि समरी ऑफ ईच अकाउंट ट्रायल बैलेंस इज अ समरी ऑफ ईच अकाउंट। ट्रायल बैलेंस इज अ समरी ऑफ ईच अकाउंट। ये क्या होती है? सभी अकाउंट की समरी होती है। आप ट्रायल बैलेंस में देख सकते हैं किस अकाउंट का क्या बैलेंस है। लेजर अकाउंट इसमें हैव द रेफर्ड ओनली मोर डिटेल इज रिक्वायर्ड इज रेस्पेक्ट ऑन अकाउंट टू हेल्प इन आइडेंटिफाइंग errors. Trial balance help in identifying errors in the maintaining books of accounts. तो ट्रायल बैलेंस क्या हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में कि ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त कोई अर्थमेटिक एरर तो नहीं हुई है। नेक्स्ट देखते हैं। इट वेरीफाई द अर्थमेटिकल करेक्टनेस। ये क्या कर देता है? अर्थमेटिकल करेक्टनेस को वेरीफाई करता है जो पोस्टिंग में या आपकी एंट्रीज में जर्नल में या लेजर में हुई हो तो। इट इज नॉट द कंक्लूसिव एविडेंस, और आपको ये याद रखना है ये कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ एक्यूरेसी नहीं होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स का। ये आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि few error are not dissolved by the ट्रायल बैलेंस। कुछ एरर ऐसी भी होती हैं जो ट्रायल बैलेंस की पकड़ में नहीं आती हैं, जैसे एरर ऑफ प्रिंसिपल या कंपनसेटिंग एरर्स, ये शो नहीं होती हैं ट्रायल बैलेंस में। तो ये कंक्लूसिव एविडेंस नहीं होता है कि अगर ट्रायल बैलेंस सही है तो इसमें कोई गलती नहीं होगी, ऐसा नहीं है। गलती एरर फिर भी हो सकती है। उसके बाद है आपकी ट्रायल बैलेंस की सीमाएं क्या क्या है। तो एक बार सीमाएं देख लेते हैं। तो लिमिटेशन क्या है ट्रायल बैलेंस की, वो भी देख लेते हैं। तलपट की सीमाएं, सैद्धांतिक त्रुटियां अर्थात लेखांकन के सिद्धांत की जो गलतियों का अनुप्रयोग के कारण उत्पन्न होने वाली त्रुटि तलपट द्वारा नहीं प्रदर्शित की जाती है। जो ट्रायल बैलेंस है वो आपको एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं बता सकता है, अगर एरर ऑफ प्रिंसिपल हुई है तो। कंपनसेटिंग एरर को भी यहाँ पर नहीं बताया जा सकता है। और कंप्लीटली अगर ओमिटेड हुआ है, पूरी तरह से ओमिटेड भूल गए हैं लिखना, तो उसको भी ये जो आपका ट्रायल बैलेंस है नहीं पकड़ सकता है। और सीमाएं क्या है? और सीमाएं हैं किसी लेन-देन को दोनों पहलुओं को लेखा पुस्तकों में 2 बार दर्ज कर देना। जो लेखा पुस्तक है, अगर आप मैंने 2 बार किसी भी ट्रांजैक्शन को 2 बार लिख दिया, आज भी एंट्री कर दी, कल भी एंट्री कर दी, एक ही ट्रांजैक्शन की 2 बार एंट्री कर दी, तो ये तलपट या
आपकी जो ट्रायल बैलेंस है ये इसका पता नहीं चल सकता, ट्रायल बैलेंस से ये गलती पकड़ी नहीं जाएगी। सही राशि को सही पक्ष में दर्ज करना, लेकिन गलत खाते में ट्रायल बैलेंस द्वारा नहीं दिखाया जाता है। अगर गलत आपकी राशि थी, लेकिन आपकी राशि तो सही थी, बट पक्ष गलत था। सही पक्ष में तो लिख दी, लेकिन अकाउंट दूसरा। जैसे लिखना था सैलरी अकाउंट, तो सैलरी क्या है? खर्चा है, डेबिट में ही आएगा। और सैलरी ना लिखकर रेंट लिख दिया, तो ये भी तो गलती है, होना था सैलरी लिख दी रेंट। तो है तो ये भी गलती, लेकिन इसका पता ट्रायल बैलेंस से नहीं पता चलता है। मूल प्रविष्टि की जो पुस्तक में गलत राशि दर्ज कर दी जाती है, उसी राशि को डेबिट और क्रेडिट किया गया है, ट्रायल बैलेंस द्वारा नहीं दिखाया जाता है। ये भी इसकी एक सीमा है। ट्रायल बैलेंस तैयार करने की अगर देखें, तो यहाँ जो सबसे ज्यादा पॉपुलर जो मेथड है ट्रायल बैलेंस को तैयार करने का, वो होता है आपका बैलेंस मेथड। और ये आपका बना हुआ है, ट्रायल बैलेंस इस तरह से बनाया जाता है। कॉलम्स होते हैं यहाँ पर चार। एक कॉलम होता है हेड ऑफ अकाउंट, दूसरा होता है एलएफ लेजर फोलियो नंबर, और एक होता है डेबिट अमाउंट, और दूसरा होता है क्रेडिट अमाउंट। अगर आप लिख रहे हैं कैश अकाउंट, तो यहाँ पर लिख देते हैं इसमें कैश अकाउंट, पूरा इसको बना लेते हैं, और इसको कैश अकाउंट आप लिख देंगे। किस तरह से लिखना है, ये कॉलम हो जाती है इसकी, एलएफ और डेबिट और क्रेडिट। ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको कैश अकाउंट लिखना है, तो कैश अकाउंट का कितना है वो डेबिट में यहाँ लिख दोगे, कैश अकाउंट में कितना बैलेंस है। अगर आपको लिखना है सेल्स अकाउंट, तो आप सेल्स अकाउंट से जितना भी बैलेंस है उसमें, उसको आप यहाँ पर लिख देंगे सेल्स अकाउंट में। अगर ये दोनों साइड्स आपकी बराबर आ जाती हैं तो बहुत अच्छा, कोई अर्थमेटिकल एरर नहीं है। अगर ये साइड दोनों बराबर नहीं आती हैं, इसका मतलब अर्थमेटिकल एरर अभी आपके अकाउंट्स में जो आपने बुक्स तैयार करी है उनमें है। तो ये था इसका फॉर्मेट। आगे बढ़ते हैं और इसके कुछ हिंट्स दिए हुए हैं। अगर इसको आप तैयार करते हैं, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। जो क्रय का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, विक्रय का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। रिटर्न इनवर्ड खाते का विक्रय रिटर्न खाते में हमेशा डेबिट का शेष होता है, ये भी आपको बातें याद रखनी है। ट्रायल बैलेंस शेष राशि वाले लेजर और रोकड़ बही से तैयार किया जाता है। ट्रायल बैलेंस तैयार करते समय शेष राशि वाले सभी खातों को लिया जाता है। इस प्रकार यदि किसी खाते में शेष राशि नहीं है, तो उस ट्रायल बैलेंस नहीं दिखाया जा सकता है। जैसे बात कर रहे हैं मोहन अकाउंट की, तो मोहन के डेबिट में भी 5,000 रुपए आ गए, मोहन के क्रेडिट में भी 5,000 रुपए आ गए, तो ट्रायल बैलेंस इस अकाउंट को शो नहीं करेगा। ये ध्यान आपको रखना है, क्योंकि हम क्या है बैलेंस मेथड से इसको बनाते हैं। डेबिट शेष वाले लेजर को ट्रायल बैलेंस की डेबिट कॉलम में ही लिखेंगे, और क्रेडिट वाले को क्रेडिट में ही लिखा जाएगा। तो ये बातें कौन सी हैं जो आपको ट्रायल बैलेंस बनाते हुए जरूरी हो जरूरी होती हैं, इनको आपको याद रखना होता है। रिटर्न आउटवर्ड खाते या क्रय रिटर्न खाता हमेशा क्रेडिट बैलेंस रखता है, और इनपुट जीएसटी जो होता है इसमें डेबिट बैलेंस होता है। अब इनपुट चाहे सीजीएसटी हो, चाहे आपकी फिर वो एसजीएसटी हो, चाहे वो आपकी आईजीएसटी हो, ये बस क्या शर्त है कि इनके आगे सबके इनपुट होना चाहिए। अगर इनपुट सीजीएसटी है, इनपुट आईजीएसटी है, इनपुट एसजीएसटी है, तो ये सभी क्या है, इनका डेबिट बैलेंस होता है। और अगर आउटपुट है यही नाम, तो फिर इनका बैलेंस क्रेडिट होता है। ये बात भी आपको याद रखनी है। आरंभिक स्टॉक खाते में डेबिट बैलेंस होता है, ये भी आपको याद रखना। ओपनिंग स्टॉक में हमेशा डेबिट बैलेंस होगा। तो ये सब बातें कौन सी थी जो आपको याद रखनी है, इनको आप एक बार खुद भी अच्छे से पढ़ लें। और ना भी पढ़ें तो आप, अगर आपने रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट किए हैं, तो ये सभी कुछ आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि उनसे ही आपको याद रखना है कि कैपिटल प्लस लाइबिलिटी प्लस रेवेन्यू, ये तीनों अकाउंट जो होते हैं इनके बैलेंस हमेशा क्रेडिट आते हैं, और आपका एसेट प्लस एक्सपेंस अकाउंट जो होते हैं इनके बैलेंस हमेशा डेबिट ही आते हैं। ये आपको याद रखना है। ये सारे भी आपको फिर पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर आप इतने से को याद रख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पर। यहाँ तक थ्योरी कंप्लीट हो गई कि ट्रायल बैलेंस क्या है, उसके
विशेषताएँ क्या हैं, उसके उद्देश्य क्या है, उसकी सीमाएँ क्या हैं और ट्रायल बैलेंस का फ़ॉर्मेट क्या है, ट्रायल बैलेंस को बनाते समय क्या-क्या बातें ध्यान रखनी होती हैं। इसके बाद अब चलते हैं हम अपने उन क्वेश्चन्स पर जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है ट्रायल बैलेंस इज़ तो तलपट क्या होता है? तलपट एक स्टेटमेंट होता है, समरी एन अकाउंट अकाउंट होता है या मोर देन वन ऑफ द अबव और देखिए टीआरई में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। बिहार में ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन टीआरई 3.0 में भी। तो वहां पर अब देख लीजिए इसका आंसर सही क्या होगा? आंसर सही होगा इसका स्टेटमेंट। ये क्या होता है? एक स्टेटमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन क्लोजिंग स्टॉक इज इंक्लूड इन द ट्रायल बैलेंस इट इज टू बी रिकॉर्डेड ओनली। देखिए अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है आपका क्या स्टॉक दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है स्टॉक क्या लिखा हुआ है स्टॉक लिखा हुआ है डेबिट में बैलेंस तो आपसे पूछा है आप इसको कहाँ पर शो करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करेंगे या बैलेंस शीट में करेंगे या इसको एक से ज्यादा जगह दिखाया जाएगा तो सही आंसर होगा आपका बैलेंस शीट। इसको केवल बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा लेकिन अगर ये ट्रायल बैलेंस मतलब तलपट के बाहर दिया जाता है यहाँ, इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट। तो फिर ये 2 जगह जाएगा, इसको 2 जगह शो करना है और फिर कहाँ होगा ट्रेडिंग अकाउंट में भी शो होगा और आपका बैलेंस शीट में भी शो होगा क्योंकि फिर ये क्या बन जाएगी एडजस्टमेंट और एडजस्टमेंट हमेशा 2 जगह दिखाई जाती है, या तो वो ट्रायल बैलेंस में या तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाई जाएगी या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाई जाएगी और आपकी एक बैलेंस शीट में दिखाई जाएगी। तो इन तीनों में से 2 जगह वो फिर दिखाई जाती है अगर एडजस्टमेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन-सी त्रुटि, कौन-सी ऐसी गलती है जिसको मिलान को प्रभावित नहीं करता है? मतलब उस गलती के होने के बावजूद भी आपका जो ट्रायल बैलेंस है वो फिर भी मैच हो जाएगा। तो कास्टिंग एंड पोस्टिंग एरर होगी, अमाउंट ओमिटेड फॉर ट्रायल बैलेंस में अमाउंट लिखना भूल गए या रिकॉर्डिंग ऑफ द एसेट एज एक्सपेंसेस हमने एसेट की रिकॉर्डिंग एक्सपेंसेस की तरह कर दी या ओमिशन ऑफ एंट्री इनटू लेजर या हम लेजर में एंट्री करना भूल गए। तो देखिए यहाँ पर एसेट का अकाउंट जब आप बनाओगे तो इसका बैलेंस जो निकल कर आएगा वो डेबिट बैलेंस होगा और साथ ही अगर कोई भी एक्सपेंस होगा उसका बैलेंस में निकल कर आपका डेबिट ही आएगा। तो जब आप ट्रायल बैलेंस बनाएँगे तो डेबिट में ही ये अमाउंट लिखा जाएगा डेबिट साइड में ही, चाहे अकाउंट आप कुछ भी लिखो, एसेट लिखो या आप एक्सपेंस लिखो। अमाउंट तो डेबिट में ही जाएगा क्योंकि डेबिट का ही ये डेबिट में इसका अमाउंट आता है। और यहाँ बस क्या बताता है ये बताता है कि देखिए ये दोनों बराबर होने चाहिए। अब बराबर होने का मतलब तो ये है यहाँ पर ₹1000 लिखे जाने थे। आपने लिख तो दिए, क्या इसके सामने आप कुछ भी अकाउंट लिख दो तो गलती तो ये भी है, एरर तो ये भी है कि आप कुछ भी अकाउंट लिख रहे हो। लेकिन ट्रायल बैलेंस इसको पकड़ नहीं पाता है, ट्रायल बैलेंस तो मैच हो जाएगा, दोनों साइड बराबर आ जाएँगी। लेकिन तो यहाँ पर कौन-सी है ऐसी एरर? एक्सपेंस एसेट को आपने एक्सपेंस मान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट होगा आपका निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है? तो ये कथन दिए हुए हैं, इनको आपको पढ़ना है और देखना है कौन-सा सही नहीं है। तो तलपट का जो उद्देश्य होता है वो पुस्तकों की शुद्धता की जाँच करना होता है या फिर तलपट का अंतिम खाते तैयार करने के लिए आधार प्रदान करता है या फिर सैद्धांतिक अशुद्धियाँ तलपट के तालमेल को प्रभावित नहीं करती हैं या अशुद्धियाँ समकालीन अशुद्धियाँ के नाम से भी जानी जाती हैं। देखिए यहाँ पर पूछा ये गया है कि कौन-सा सही नहीं है। जो कंपनसेटरी एरर होती हैं उनको इक्विलाइजिंग एरर भी बोलते हैं, ये बात सही है। जो प्रिंसिपल एरर होती हैं, उनसे ट्रायल बैलेंस प्रभावित नहीं होता है, सही कह रहे हैं, नहीं प्रभावित होता। अगर आपकी एरर ऑफ प्रिंसिपल होगी, तो भी ट्रायल बैलेंस इस गलती के होने के बावजूद भी मैच हो जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं, ये आधार प्रदान करता है, बिल्कुल फाइनल अकाउंट के लिए आधार प्रदान करता है। तलपट का उद्देश्य जो होता है, वो पुस्तक की शुद्धता की जाँच करना होता है, ये गलत बात है क्योंकि देखिए शुद्धता तो करता है, लेकिन अंकगणितीय शुद्धता की, ये बोलना पड़ेगा कि अंकगणितीय शुद्धता की जाँच करता है, केवल अंकगणितीय शुद्धता की। तो ए आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा तलपट तैयार करने के लिए आधार होता है? तो पूछ रहे हैं बताइए कौन-सा बेस है जिससे ट्रायल बैलेंस तैयार किया जाता है? क्या
जर्नल से तैयार किया जाता है, लेजर से तैयार किया जाता है, कैश बुक से तैयार किया जाता है या फिर बैलेंस शीट से तैयार किया जाता है। तो देखिए पहले हम जर्नल बनाते हैं, जर्नल से लेजर बनाते हैं और लेजर के बाद फिर हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। इसका मतलब जो लेजर होता है जिसको खाता बही कहते हैं, इसकी हेल्प से ये बेसिस होता है किसके लिए? ट्रायल बैलेंस के लिए। तलपट की तैयारी में से मदद मिलती है तो प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस हेल्प इन। अगर आप ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं तो इससे किस में मदद मिलेगी? वित्तीय स्थिति का आंकलन आसानी से हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सभी प्रकार की त्रुटि का पता लग जाएगा, नहीं, ये तो केवल अंकगणितीय त्रुटि का पता लगाएगा। या अंतिम लेखा तैयार करने में मदद मिलेगी या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होता है आपका सी, कि जब हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, अंतिम खाते बनाते हैं, तो उसमें हमें मदद मिलती है ट्रायल बैलेंस बनाने से। इसमें से आपको बताना है कि कौन-सा सही नहीं है। चालू वर्ष में ही लाभ प्राप्त करने के आशय से किया जाने वाला व्यय आयगत व्यय होता है। एन एक्सपेंडिचर इन इंटेंडेड टू बेनिफिट करंट ईयर इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्या वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है? यदि उसको चालू वर्ष में ही लाभ प्राप्त करने के आशय से किया जाता है, बिल वो होता है आपका एक्सपेंडिचर। वो कौन सा होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, बिल्कुल होता है, बात सही है। दूसरा कह रहे हैं अमाउंट पेड टू एक्वायरिंग गुडविल इज कैपिटल एक्सपेंसेस। अगर आप गुडविल को परचेज कर रहे हैं तो ये आपका क्या है? ये कैपिटल एक्सपेंसेस होगा। हाँ, अगर आप कोई भी एसेट परचेज करते हैं तो वो आपका कैपिटल एक्सपेंसेस ही होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर ही होता है। वेजेस जो आपने पेड की है इंस्टॉलेशन करने के लिए एक मशीन को, इज यूजुअली डेबिटेड टू द वेजेस अकाउंट। तो उसको क्या वेजेस अकाउंट में डेबिट करेंगे? नहीं, ये बात गलत है। क्योंकि अगर आप मशीन खरीद रहे हैं 1 लाख की और उसको लगाने में अभी मशीन चालू हुई नहीं है, आपने 10,000 रुपए और व्यय कर दिए हैं, तो टोटल 1,10,000 रुपए मशीन अकाउंट में ही दिखाया जाएगा और ये पूरा पूंजीगत व्यय होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। तो आंसर आपका सी यहाँ पर सही है, गलत कह रहा है। आयगत व्यय का उद्देश्य है, कह रहे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज नॉट इंटेंडेड टू बेनिफिट फ्यूचर पीरियड। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होते हैं ये फ्यूचर में प्रॉफिट देने के लिए नहीं किए जाते, बिल्कुल। ये तो केवल करंट ईयर में प्रॉफिट देने के लिए किए जाते हैं। तो आयगत व्यय का उद्देश्य चालू वर्ष में चालू वर्ष में हिंदी में आप लिख लें, चालू वर्ष में लाभ देना होता है। ये इसमें लिखा नहीं है, मैंने लिख दिया है। चालू वर्ष में लाभ देना होता है। ठीक है, इसको आप लिख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन-सी अशुद्धि तलपट से मिलान में बाधक नहीं होगी? मतलब ये गलती होने के बावजूद भी आपका ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड इक्वल आ जाएँगी। तो ऐसी कौन-सी गलती है? यदि आप राइटिंग ऑफ कर देते हैं रॉन्ग साइड में अकाउंट को, अकाउंट आपने रॉन्ग साइड में लिख दिया तो इससे तो क्या होगा? देखिए समझिए, आपको जो डेबिट में लिखना है उसको आपको डेबिट में ही लिखना है, जो क्रेडिट में लिखना है वो आपको क्रेडिट में ही लिखना है। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो आपका ये इक्वल नहीं आएगा ट्रायल बैलेंस। तो अब आपने राइटिंग ऑन द रोंग साइड, अगर आपने साइड ही गलत लिख दी, तो क्या इससे ट्रायल बैलेंस आपका बराबर आ जाएगा, इक्वल दोनों साइड आ जाएगी? नहीं आएगी। तो खातों के गलत पक्ष में लिखने से तो इससे क्या होता है? तलपट के मिलान में बाधक होती है, बिल्कुल बाधक होती है। तो पहला ऑप्शन सही है। लेकिन ये पूछ रहे हैं कौन सी बाधक नहीं होती है? तो ये तो बाधक होती है। कह रहे हैं दूसरा है खातों का गलत योग। अगर आपने सैलरी अकाउंट की और सैलरी अकाउंट का गलत टोटल लगा दिया, थी तो सैलरी अकाउंट आपकी 1,000 और आपने लिख दिया 2,000, तो यहाँ तो आपका डेबिट साइड जो है 1,000 से ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर आपका डेबिट क्रेडिट इक्वल नहीं आएगा। तो इसका फ़र्क भी पड़ेगा, ये असर डालेगा ट्रायल बैलेंस पर। लेकिन यहाँ पूछ रहे हैं कौन-सा नहीं डालेगा असर? एक होती है कंपनसेटिंग एरर, जिसको बोलते हैं क्षतिपूर्ति अशुद्धि। ये क्षतिपूरक अशुद्धि। क्षतिपूरक अशुद्धि क्या होती है? ये ऐसी मिस्टेक होती हैं, ऐसी गलतियाँ होती हैं जो एक गलती अब हो जाएगी और उसके बाद एक गलती और होगी, एक मिस्टेक और होगी और वो मिस्टेक ऐसी होगी जो इस पिछले वाले मिस्टेक का भी जो असर था उसको भी खत्म कर देगी। वो कैसे होगी? जैसे मोहन को आपको करना था
मोहना के अकाउंट में डेबिट लिखना था, उसको आपको 5,000 रुपए का डेबिट करना था। लेकिन आपने 5,000 रुपए की जगह उसको 10,000 से डेबिट कर दिया, तो ज़्यादा डेबिट कर दिया। अब अगली बार जब आप उसको क्रेडिट करोगे या अगली बार क्या करोगे, अगली बार अब की बार क्या है, मोहन को डेबिट करना था, करना तो था आपको 20 आपको करना कितने से था? आपको करना था 15,000 से डेबिट करना था, लेकिन आपने केवल अब की बार कितने से किया? 10,000 से डेबिट किया। तो 5,000 तो पहले से ही फालतू डेबिट था, अब वो एडजस्ट हो जाएगी। तो ये कुछ ऐसी गलतियाँ होती हैं, जो ट्रायल बैलेंस पर इफ़ेक्ट नहीं डालती हैं, ट्रायल बैलेंस फिर भी मैच कर जाता है और यही हमारा आंसर होगा क्योंकि इन्होंने यही पूछा है। बताइए ऐसी कौन-सी त्रुटि है, कौन-सी ऐसी गलती है जिसके हो जाने के बावजूद भी ट्रायल बैलेंस मैच कर जाता है। नेक्स्ट और लास्ट था आपका ऑप्शन फाइंडिंग द बैलेंस ऑफ अकाउंट। यदि आपने खातों का शेष निकालने में गलती करी है, तो भी बैलेंस अलग ही आएगा। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तलपट में कितने खाने होते हैं? तो ये तो आपने देख लिया, एक आपका पर्टिकुलर होता है, आपका एलएफ होता है, आपके 2 अमाउंट के होते हैं। तो टोटल कितने हो गए आपके? 2, 2, 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 4 कॉलम होते हैं, 4 खाने होते हैं। तलपट बनाने के लिए कौन-सी विधि का प्रयोग किया जाता है? तो सबसे ज़्यादा जो किया जाता है वो आपका रिमाइंडर मतलब शेष विधि का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तलपट बनाकर जांच की जाती है तो ट्रायल बैलेंस जो बनाया जाता है किस प्रकार की जांच के लिए बनाया जाता है? व्यापार की तरलता की जांच की जाती है कि लिक्विडिटी कितनी है, पैसा कितना है, या फिर फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ बिजनेस व्यापार की वित्तीय परिणाम को देखने के लिए की जाती है, या फिर व्यापार में क्रय एवं विक्रय की राशि देखने के लिए, या फिर लेखांकन प्रविष्टियां मतलब जो आपने एंट्री करी हैं उनकी गणितीय शुद्धता की जाँच होती है, तो केवल गणितीय शुद्धता की जाँच देखने के लिए तलपट बनाया जाता है। अब आपको असर्शन और रीज़न का क्वेश्चन है, आपको पहले देखना है असर्शन सही है, आर मतलब रीज़न सही है या गलत है और साथ में ये भी देखना है कि आर ए के बारे में सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है या नहीं। तो पहला ए क्या है असर्शन, अभिकथन क्या है? तलपट के 2 पक्ष का योग समान होना चाहिए। क्या ये बात सही कही गई है? बात ये बिल्कुल सही है, तलपट के दोनों पक्षों का योग समान ही होना चाहिए, लेकिन हो भी सकता है समान ना हो बट होना तो चाहिए ना, बात सही कह रहे हैं। चलो रीजन को देख लेते हैं। डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज फॉलोव्ड रिजल्टिंग इन क्वैप थोड़ी ये मिस्टेक है, इसको हिंदी में देख लेते हैं। तो लेखांकन की दोहरा लेखा प्रणाली का पालन किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप 2 पक्ष बराबर होने चाहिए। दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए। देखिए, ये कह रहे हैं कि दोनों साइड बराबर होने चाहिए। फिर उसी को यहाँ बता रहे हैं कि दोनों साइड क्यों बराबर होने चाहिए? क्योंकि जब आप ट्रायल बैलेंस बनाते हो, तो इसमें आप कौन-सी लेखा प्रणाली यूज़ करते हो? दोहरा लेखा प्रणाली, डबल एंट्री सिस्टम। और जब आप डबल एंट्री सिस्टम यूज करते हो तो इसका मतलब तो दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए। इसका मतलब तो ये भी बात सही कह रहे हैं और एक ही सही एक्सप्लेनेशन भी कर रहे हैं। तो ऑप्शन आपका बी सही होगा। कह रहे हैं दोनों ही सही हैं, असर्शन भी, रीजन भी और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी आर एक ही कर रहा है। इस तरह के क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है जो आजकल पूछे जाते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस पर आप ज्यादा ध्यान दें। नेक्स्ट देख लेते हैं। अनपेड सैलरी पेड इन द ट्रायल बैलेंस शैल बी शो तलपट के भीतर दिया गया अदत्त वेतन दिखाया जाएगा। देखिए पेड अनपेड सैलरी का मीन्स क्या होगा? ये आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होगा, ये आपका आउटस्टैंडिंग सैलरी होगी जो आपने नहीं दी है लेकिन उसका टाइम हो गया है। और जो आपने नहीं दिया इट मीन्स बिज़नेस को देना तो पड़ेगा और जो भी देना पड़ेगा वही क्या होती है? वही हमारे बिज़नेस की लायबिलिटी होती है और लायबिलिटी का हमेशा यू नो वेरी वेल आप अच्छे से जानते हैं कि इसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट आता है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है? यहाँ कह रहे हैं तलपट के भीतर के दिया गया है वेतन, तो तलपट के भीतर दिया हुआ है, बाहर नहीं। अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर कुछ दिया जाता है तो वो होती है एडजस्टमेंट या सहायक सूचनाएँ, अन्य सूचनाएँ। तो अन्य सूचनाएँ दी जाती हैं तो वो तो 2 जगह जाता है लिखा जाता है। बट अगर तलपट के अंदर लिखा जाता है
कुछ लिखा होता है तो वो आइटम केवल एक ही जगह जाता है। तो अनपेड सैलरी क्या थी आपकी लायबिलिटी, और लायबिलिटी कहाँ पर शो होती है? बैलेंस शीट में शो होती है, वो भी कहाँ? लायबिलिटी साइड में। तो आप आंसर हो जाएगा सी, लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। आर्थिक चिट्ठे का जो दायित्व पक्ष है वहां पर आप इसको शो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन सी गलती है जिससे तलपट को प्रभावित नहीं करेगी, जो तलपट को प्रभावित नहीं करेगी? आपने गुड्स परचेज किया है नगद 5,000 रुपए का, और एक्सपेंसेस अकाउंट में उसको डेबिटेड कर दिया 5,000 रुपए का, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली अमाउंट तो डेबिट साइड में ही जा रहा है, इसलिए इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यही पूछा था इन्होंने, किसका फर्क नहीं पड़ेगा, तो ए आंसर आपका सही हो गया। आगे क्या है फिर, दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। जर्नल आपका परचेज रिटर्न बुक थी, उसका टोटल आपने ज्यादा कर दिया, ओवरकास्ट कर दिया 500 रुपए से। तो भाई ये तो आपका फिर क्या होता है, परचेज रिटर्न को हम क्रेडिट करते हैं, तो क्रेडिट साइड ज्यादा आ जाएगी, तो इससे भी फर्क पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका फिर, यहाँ पर 2,000 रुपए के स्थान पर 2,200 आगे ले गए, तो इसका भी फर्क पड़ेगा। इसका मतलब ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्रायल बैलेंस ये हो चुका है, क्या है यहाँ पर पूछा, अब पूछा जा रहा है तलपट से प्रदर्शित, जो तलपट में प्रदर्शित है, तलपट में दिखाई जा रही हैं, पूछ रहे हैं कौन सी मदें होंगी जो व्यापार खाते में डेबिट की जाएंगी? अनपेड सैलरी बिल्कुल भी नहीं, ये तो लाइबिलिटी हो गया आपका। वेजेज एंड सैलरी, तो हाँ ये क्या होती हैं, ये आपकी किस में दिखाई जाती हैं? ये आपकी ट्रेडिंग अकाउंट में, व्यापार खाते में दिखाई जाती हैं। फिर है एडवांस पेमेंट ऑफ वेजेज, मजदूरी का अग्रिम भुगतान, जो मजदूरी का आपने अग्रिम भुगतान किया है, ये क्या है? आपकी लाइबिलिटी है और बैलेंस शीट में दिखाई जाएगी। और यहाँ पर क्या पूछा गया था, तलपट में प्रदर्शित निम्नलिखित में से कौन सी मद व्यापार खाते में डेबिट में दिखाई जाएगी? तो यहाँ पर आपका कौन सा आ रहा था? वेजेज एंड सैलरी। तो वेजेज एंड सैलरी कहाँ पर दिखाई जाएगी? ये आपकी डेबिट साइड में दिखाई जाएगी ट्रेडिंग अकाउंट के। और हाँ, अगर यहाँ पर सैलरी एंड वेजेज होता तो वो सैलरी कहलाता, आपको शुरू वाला नाम देखना है। अगर लिख रहा है वेजेज एंड सैलरी तो ये वेजेज है। अगर लिखा होता सैलरी एंड वेजेज तो वो क्या होती? सैलरी होती। सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाती है और वेजेज आपकी ट्रेडिंग अकाउंट में जाती है, तो ऑप्शन आपका बी सही होगा। मोहन को 2,000 रुपए का वेतन दिया, इस लेनदेन में कौन सा खाता डेबिट किया जाएगा? तो यहाँ मोहन को वेतन दो, सोहन को वेतन दो, किसी को भी वेतन दो, हम तो वेतन अकाउंट बनाते हैं, सैलरी अकाउंट ही बनाते हैं। तो सैलरी अकाउंट डेबिट होगा, और टू आपका कैश होगा, कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। हमें ये मतलब नहीं है कि मोहन को दे रहे हैं या सोहन को, फिर कैसे पता चलेगा कि मोहन को दिया? तो इसको हम नरेशन में दिखा देते हैं, एक्सप्लेनेशन में दिखा देते हैं, जिसको हम बीइंग करके यहाँ या फॉर करके यहाँ लिख देते हैं। क्या लिख देंगे? सैलरी पेड टू मोहन, यहाँ पर शो हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर आपसे पूछा था कौन सा खाता डेबिट होगा, तो यहाँ पर आपका सैलरी अकाउंट डेबिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर कहा गया है फिनेंशियल स्टेटमेंट्स कैन बी प्रिपेयर्ड विदाउट प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस को तैयार किए बिना क्या आपके फाइनल अकाउंट्स बनाए जा सकते हैं? ऐसा नहीं है। दूसरा कह रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस, जो आपका वित्तीय विवरण होता है। क्या वित्तीय विवरण? मतलब बैलेंस शीट जो होते हैं आपके, वित्तीय विवरण जो होते हैं, ये फर्म का प्रदर्शन और उसकी वित्तीय स्थिति दिखाते हैं, बिल्कुल। क्योंकि यहाँ स्टेटमेंट कहा गया है, स्टेटमेंट में तो दोनों आ जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आ जाएगा और बैलेंस शीट भी आ जाएगा। बैलेंस शीट स्थिति दिखाता है, और प्रॉफिट एंड लॉस आपकी परफॉर्मेंस दिखाता है, किस तरह का आपका प्रदर्शन रहा है बिजनेस में। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, जिसमें कह रहे हैं कि आपका ए तो है गलत बट आर है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इसका आंसर जरूर देंगे और वो भी आप करेक्ट देंगे। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आप जल्दी से इसका आंसर दीजिए, वीडियो को कर दीजिए आप पॉज। पूछा क्या है आपसे? पूछ रहा है पुराना फर्नीचर क्रय किया है आपने, और उसकी मरम्मत में आपने 8,000 रुपए और व्यय कर दिए। तो बताइए, यह रकम डेबिट की जाएगी। तो ये जो 8,000 रुपए हैं, ये कहाँ पर डेबिट किए जाएंगे? तो मरम्मत अकाउंट में, रिपेयर अकाउंट में होंगे, फर्नीचर अकाउंट में होंगे, या फिर वेजिज अकाउंट, मजदूरी अकाउंट में होंगे, या इनमें से कोई नहीं। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। अब आप देखिए आपका आंसर सही है या गलत।
तो ये फर्नीचर अकाउंट में ही डेबिट होंगे। क्योंकि जब कोई एसेट खरीदी जाती है, जब कोई एसेट खरीदी जाती है तो हम एसेट को डेबिट करते हैं, ये आप अच्छे से जानते हैं। लेकिन इस एसेट को जब तक यूज की कंडीशन में लाया जाएगा, तब तक इस पे कोई भी खर्चा किया जाए, कोई भी उस टाइम इसकी रिपेयर हो या इसका इंस्टॉलेशन चार्जेस हो, इसको लगाने का खर्चा हो किसी मशीन का या इसको रखने का, लाने का खर्चा हो, वो सब इसी अकाउंट में इंक्लूड हो जाता है। तो इसका मतलब यहाँ फर्नीचर अकाउंट में ही ये मरम्मत जाएगी, क्योंकि अभी फर्नीचर इस कंडीशन में नहीं पहुंचा है कि उसको यूज किया जा सके। ऑप्शन आपका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके लिए है ये, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि 700 रुपये, एक मशीन के किराए पर 700 रुपये की आपने ढुलाई भाड़ा दिया और उसको ढुलाई भाड़ा खाते में 1700 रुपये लिख दिया। पहली बात तो इस अकाउंट में लिखा नहीं था, ये कहाँ लिखा जाना था, मशीन अकाउंट में लिखा जाना था। तो आपने 1700 लिख दिया। अब ये गलती सही करने की एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी? तो देखिए पहले तो आप मशीन अकाउंट को डेबिट करेंगे। कितने अमाउंट से करेंगे? 700 रुपये से डेबिट करेंगे। दूसरा, गलती से आपने ये जो था आपका कैरेज इनवर्ड अकाउंट जो था, ढुलाई फ्रेट जो था, फ्रेट कह लीजिए भाड़े को, तो फ्रेट अकाउंट आपने डेबिट कर दिया था। भाड़े को आपने पोस्ट किए का मतलब इसमें डेबिट कर दिया था, तो अब उसको क्या करोगे, आप क्रेडिट करोगे। आप क्या कर दोगे, इसको फ्रेट अकाउंट लिख दोगे, फ्रेट अकाउंट आ जाएगा, ये क्रेडिट हो जाएगा। कितना? 1700 रुपये इसमें गलत लिखे गए थे, अब इसको क्या करोगे, आप डेबिट कर दिया, पूरा का पूरा गलत है। दूसरा, यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है इसको हम दिखाएंगे सस्पेंस अकाउंट में। किसकी हेल्प से करेंगे? सस्पेंस अकाउंट की। कितना अलग आ रहा है, कम आ रहा है, 1000। तो ये एंट्री हो जाएगी मशीन डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट और टू फर्नीचर। और ये ऑप्शन आपका पहला है। मशीन को डेबिट किया 700 से, सस्पेंस अकाउंट डेबिट किया 1000 से और टू फ्रेट अकाउंट 1700 से क्रेडिट किया। ऑप्शन आपका ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब एक कंपनी के अंतिम खाते बनाए जाते हैं तो जो प्रारंभिक व्यय होते हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं, उनको कहाँ पर दिखाया जाता है? तो देखिए वो हमारे बन जाते हैं, वो हमारे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, जिनको हम एक साल रिटर्न ऑफ ना करके थोड़ा थोड़ा रिटर्न ऑफ करते हैं, थोड़ा थोड़ा सा उनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं। तो जो हमने खर्चा कर दिया वो हमारी फिर एसेट बन जाती है, तो इसको हम एसेट में ट्रांसफर कर देते हैं, बैलेंस शीट की एसेट साइड में। देखिए क्वेश्चन ये भी अच्छा है। देखिए नेट प्रॉफिट बिफोर फॉलोइंग एडजस्टमेंट, इन एडजस्टमेंट को करने से पहले जो प्रॉफिट था वो था 3,60,000। इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में है। तो 3,60,000 रुपए का क्या था, आपका नेट प्रॉफिट था इन एडजस्टमेंट को करने से पहले। बाद में क्या देखा आपने, एडजस्टमेंट क्या किया कि आपको पता चला आउटस्टैंडिंग सैलरी अभी बाकी है। इस साल का जो आप प्रॉफिट कह रहे हो ना 3,60,000, वो 3,60,000 रुपए नहीं है, क्योंकि अभी अदत वेतन भी है, ये भी आपको देना है। तो इस वेतन को भी आप कम कर देंगे, क्या देखने के लिए, नेट प्रॉफिट देखने के लिए। तो आपका प्रॉफिट कितना आया, 3,40,000। लेकिन फिर आप आगे बढ़े तो आपने देखा यहाँ पर प्रीपेड, आपने इंश्योरेंस, अगली साल का इंश्योरेंस भी दे दिया। तो ये तो इस साल का खर्चा था भी नहीं, आपने तो आने वाली साल का खर्चा दे दिया। तो इसको वापस इस साल के प्रॉफिट में वापस ऐड करो। कितना? 26,000। तो इसको ऐड कर लोगे तो इस साल का जो प्रॉफिट होगा वो होगा आपका 3,66,000, 3,66,000। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ए होगा। देखिए, अगर अप्राप्य ऋण के कारण घाटे को पूरा करने के लिए आपने अलग कोई राशि रखी हुई है, आपको लग रहा है बैड डेप्ट हो सकता है, पैसा डूब सकता है, उसके लिए आपने अलग पैसा रख दिया और उसको बोलते हैं प्रोविजन। उसको क्या बोलते हैं? प्रोविजन बोलते हैं। जो प्रावधान हिंदी में उसको कहेंगे कि आपने प्रोविजन किया है कि हो सकता है आपका पैसा डूब जाए, तो आप यहाँ से पूरा कर सकते हैं। एन एडजस्ट एंट्री, एक जो एडजस्टमेंट एंट्री है, किसके लिए? प्रीपेड एक्सपेंसेस के लिए। तो पूछ रहे हैं कि बताइए ये किसको अफेक्ट करेगी। तो देखिए एडजस्ट एंट्रीज की क्या होगी, प्रीपेड एक्सपेंसेस आपकी एसेट है, तो प्रीपेड एक्सपेंस को आप क्या कर देंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस को तो आप डेबिट कर देंगे, आपकी एसेट है। और टू क्या करेंगे, जैसे जो भी खर्चा होगा, अगर यहाँ पर जो भी एक्सपेंसेस होगा उस एक्सपेंसेस को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर ये तो बन जाएगी आपकी एसेट्स,
ये तो बन जाएगी एसेट और ये क्या है? ये है आपका एक्सपेंसेस। तो इसको करने से दो अकाउंट प्रभावित हो रहे हैं, एसेट और एक्सपेंस। एसेट और एक्सपेंस, आपका आंसर ए ही यहाँ पर करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको मैचिंग करना है। कैश बुक डेबिट बैलेंस जो होता है वो फेवरेबल बैलेंस होता है, ओवरड्राफ्ट होता है। कैश बुक का डेबिट बैलेंस, तो ये कैश बुक का डेबिट बैलेंस क्या होता है? फेवरेबल बैलेंस होता है। और पासबुक का डेबिट बैलेंस ये आपका ओवरड्राफ्ट हो जाएगा। कह रहे इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक, अगर बैंक ने चार्ज किया है इंटरेस्ट तो इसको क्या करोगे आप? पासबुक में क्या होता है? ये पासबुक में ये डेबिट हो जाता है, ये सही लिखा हुआ है। बैंक ने चार्ज किया है इंटरेस्ट, आपने अगर उससे पैसा ले रखा है ओवरड्राफ्ट वगैरह, इंटरेस्ट पेड किया है बैंक ने तो क्रेडिट होगा। तो ऑप्शन क्या होगा सही? सही आंसर क्या होगा आपका? ए का दूसरा होगा, ए का दूसरा। तो ए का दूसरा होगा और आपका बी का आपका पहला होगा और तीन का तीन, चार का चार, ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? यहाँ आंसर आपका ए सही होगा। तो देखिए क्वेश्चन अब आपके लिए इसमें काफी है, इसमें एक्सरसाइज भी मिलेगी आपको करने के लिए, आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। तो गाइज मैंने यहाँ पर आपके लिए कुछ एक्सरसाइज भी रखी हुई है इसमें। ये पीपीटी आपको, ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। आप इस नोट्स को लें और इसको करके जरूर अपनी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मैंने इसमें आपके सभी इंक्लूड किए गए हैं। तो आपसे लेते हैं विदा। नई क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तैयारी अच्छे से करते रहिए। और यही एक आपका ऐसा चैनल है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स भी दे रहा है, आपकी टॉपिक वाइज तैयारी भी साथ साथ करा रहा है। आप देखेंगे तो जैसे आपका सिलेबस में नाम लिखे हुए हैं उसी तरह से हम चल रहे हैं। आपका ट्रायल बैलेंस था और ट्रायल बैलेंस के बाद जो होगा वो एडजस्टमेंट टॉपिक है आपका। अब की बार हम एडजस्टमेंट के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों को शेयर करें ताकि सब्सक्राइबर भी ज्यादा से ज्यादा हो सके। अच्छा नहीं लगता है कि सब्सक्राइबर कम है, लेकिन वर्क इस पर बहुत ज्यादा हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए और तैयारी को अच्छे से जारी रखिए।